तो प्यारे विद्यार्थियों, सभी को सुप्रभात। आज का हमारा विषय जो चला हुआ है, विषय है फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति बास्टील के पतन के बाद क्रांतिपूर्ण हुई। क्रांतिकारियों ने बास्टील जेल से कैदियों को रिहा करवा दिया। इसे राजतंत्र की समाप्ति का प्रतीक मान लिया गया, क्योंकि ये दुर्ग जो है राजा के अधीन था और यहाँ से कैदियों की स्वतंत्रता के साथ ही राजा ने इस बात को मान लिया कि क्रांति सफल हो गई है। अब संविधान तंत्र, फ्रांस में संविधान लागू करने की दिशा में प्रयास हुए। कहते हैं कि 9 जुलाई 1789 ईस्वी को राष्ट्रीय सभा का नामकरण किया गया, विशेष संविधान सभा बना दिया गया। 17 जुलाई 1789 ईस्वी को फ्रांस में नया झंडा बना दिया गया, जिसे राजा ने स्वीकार कर लिया। अब एक प्रयत्न प्रारंभ हुआ। लगभग 2 साल तक प्रयत्न रहे कि किस प्रकार से शासन तंत्र, किस प्रकार से जो है अब शासन चलाया जाए। जो तीसरा वर्ग था, पहला पादरी वर्ग, दूसरा कुलीन तंत्र और तीसरा वर्ग जो था साधारण जन। अब ये प्रयत्न थे, क्योंकि सत्ता जो है, सत्ता की चाबी तीसरे दल के पास आ चुकी थी, साधारण जो दल था उसके पास आ चुकी थी। अब एक प्रयास प्रारंभ हुआ कि किस प्रकार से जो है अधिकार संपन्न लोगों के अधिकारों को कम करके, उनके विशेष अधिकारों को कम करके किस प्रकार से फ्रांस के अंदर गणतंत्र स्थापित किया जाए, जहां विशेषाधिकार संपन्न लोग ना हो, उनके स्थान पर समानता की बात हो, जो इनका नारा था। इसके साथ एक और भी था, जो साधारण जन जो बहुमत में था फ्रांस के अंदर, जिसकी सबसे ज्यादा संख्या थी 3 वर्ग के अंदर से, उस वर्ग के हाथ में तो सत्ता रहे, उनके अधिकारों के लिए कार्य किया जाए, लेकिन जो सत्ता का जो प्रमुख केंद्र जो रहे वो मध्यम वर्ग के हाथ में रहे। इस बात के लिए प्रयास प्रारंभ हुए। अब जो है संविधान लागू करने की दिशा में प्रयास हुए, संविधान बनाने की दिशा में प्रयास हुए। तो क्या क्या प्रयास हुए और कौन कौन से कार्य किए गए, लुई 16वां उसका क्या किया गया, राजतंत्र को किस प्रकार से समाप्त किया गया, हमारा टॉपिक आज यहां प्रारंभ होता है। सबसे पहली बात आती है राष्ट्रीय सभा के कार्य, उसकी उपलब्धियां। राष्ट्रीय जो सभा थी, इसके द्वारा जो तीसरा सदन था, जिसने अपने आप को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया था, इसी को संविधान सभा कहा गया। इसके द्वारा अनेक कार्य किए गए। सबसे पहला जो प्रथम कार्य था संविधान सभा के द्वारा, सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और सामंतों के विशेष अधिकार जो थे, उन विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। यहां भी एक चाल खेली गई, क्योंकि सामंत जो थे अधिकार संपन्न लोग थे, उनके पास सेना भी थी, उनके पास सब कुछ था। ठीक है, क्रांति होगी, अभी जो है क्रांति हो गई, लेकिन क्रांति के कार्यों के सामने अनेक बाधाएं थी, किस प्रकार से सिस्टम क्रिएट किया जाए। तो क्या हुआ, एक जो है सामंत को तैयार किया गया, सभा हुई, सामंतों को इकट्ठा बिठा लिया और जो है एक इकट्ठी सभा होगी। सभा में जो है एक सामंत को तैयार किया, जो जनसाधारण के बारे में विचार करता, जिसके विचार जनसाधारण के बारे में थे, उसे प्रोत्साहित किया गया। किस बात के लिए, कि जो सभा हो ना, सबसे पहले सामंती अधिकारों की त्यागने की बात जो है आपने कर देनी है। इस व्यक्ति का नाम था नरे एजिल था इस व्यक्ति का नाम। इसने जब सभा हुई तो सबसे पहले कह दिया कि मैं सामंती अधिकारों को, इसने एक भाषण दिया कि जो है हमें समानता के आधार पर कार्य करना चाहिए। जिन लोगों को इतने सदियों से दबा के रखा गया है, जो साधारण वर्ग है और जो एक विशेषाधिकार संपन्न लोग हैं,
उन्हें अपने फ्रांस के राष्ट्र हित में, देश हित में अपने अधिकारों का त्याग कर देना चाहिए और सभी को समानता का अधिकार देना चाहिए। ये उसकी वर्डिंग रही। इस वर्डिंग के बाद जो है उसने कहा कि सबसे पहले मैं अपने अधिकारों का त्याग करता हूं। बताओ कौन कौन करेंगे? और जो अगर पंचायत हो यार, पंचायत में जो है कुछ बंदे बात गूंथ के ले आया करें, वह जब बात को प्रचारित कराया करें, फिर एक बात क्या करें कि जो है एक आदमी उसमें कह देगा भाई इसका नाम दर दिया, अब वहां कोई या कोई बात कह दी, वहां फिर विरोध करेंगे, क्या होगा? फिर कुछ लोग जो एक पक्ष के वहां भी खड़ा, वहां भी खड़ा, ठीक कह रहा है, ठीक कह रहा है। इस प्रकार की बात जो है यहां भी करी गई। हमारी जो पंचायती सिस्टम है वो काम ही न कर दिया। तो इससे जो क्या हुआ, इससे बेटा सामंती व्यवस्था सामंतों के द्वारा स्वयं त्याग दी गई। हालांकि संविधान सभा का रोल है बहुत बड़ा, लेकिन उनको प्रोत्साहित किया गया कि किस प्रकार से संविधान के तहत सभी सामंती अधिकारों को त्याग दिया जाए। ये 4 अगस्त 1789 की घटना। ये इस प्रकार के क्वेश्चन नोट कर लेना। दास प्रथा, बेगारी लेना, नजराना, पदों को बेचना, जमींदारों के अदालती अधिकार जो थे वो सारे के सारे समाप्त कर दी गई। जो दास प्रथा थी, यहाँ सामंती अधिकार थे, बेगार लिया कर दे, नजराने लिया कर दे, पदन बेचा कर दे, आपको मैंने पिछले टॉपिक में बताया था इसमें। तो ये सब कुछ समाप्त कर दिया गया। अब जो है नागरिक अधिकारों की घोषणा की गई। नागरिक अधिकार यानी सबके लिए समानता के अधिकारों की घोषणा की गई। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया अब किसी प्रकार के विशेष अधिकार नहीं है, सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान है। किसी को भी, चाहे वो राजा है, चाहे रंक है, चाहे किसान है, चाहे एक जमींदार है, सामंत है, सामंती अधिकार ही छीन लिए गए। तो अब उनको समानता की बात कर दी। वोट की बात आई तो सभी वोट के आधार पर, चाहे आप भारत का राष्ट्रपति वोट गिरदा हो और चाहे एक आम आदमी गिरदा हो, गांव का कोई आदमी, सभी का जो एक अधिकार है। तो कानून के समक्ष सभी को अधिकार दिए गए। सभी को जो है राजनीतिक निर्णय की बराबरी कर दी गई। उन्हें स्वतंत्रता प्रदान की गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई, लिखना, बोलना, अपना संगठन बनाना, इस प्रकार की जो है उन्हें जो है अधिकार दिए गए। इसके साथ साथ कहते हैं कुछ आर्थिक सुधार भी किए गए। आर्थिक सुधार में सर्वप्रथम चर्च का मामला आया। सबसे पहला कहते बेटा चर्च की संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया गया। 2 नवंबर 1789 को चर्च की पूर्ण संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। सारे अनुचित कर हटा दिए, जो 40-42% प्रकार के कर थे वो सारे हटा दिए। 3 प्रकार के कर दिए, संपत्ति कर, उद्योग कर और व्यापार कर। 3 प्रकार के कर जो है यहाँ। अब एक कागजी मुद्रा का प्रचलन किया गया। कागजी मुद्रा, इससे पहले कागजी मुद्रा नहीं थी, अब कागज की मुद्रा का प्रचलन कर दिया गया और 40 करोड़ नोट फ्रांस के अंदर छापे गए। उद्योगों को और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विशेष नियम बनाए गए। अब धार्मिक क्षेत्र में सबसे पहला जो नियम था वो ये था कि चर्च की में जो पोप की सर्वोच्चता थी, पोप जो इटली में बैठता था, उसकी सर्वोच्चता समाप्त कर दी गई। दूसरा, अब जो है चर्च का पुनर्गठन किया गया। पादरी जो था उनकी व्यक्तिगत संपत्ति जो थी, जो चर्च में जो पकड़ रहे थे वो समाप्त कर दी गई। जो बड़े बड़े जमींदार बैठे थे वो सब कुछ समाप्त कर दिया गया। अब जो है इनका चुनाव होने लग गया। चुनाव करते हैं इन लोगों का, पादरियों का चुनाव है और चर्च की जितनी भी संपत्ति है उसका राष्ट्रीयकरण, और इन पादरियों का वेतन सरकार देगी। वेतन तो सीधा डायरेक्ट रूप से सरकार का नियंत्रण होगा। और प्रोटेस्टेंट वाले और कैथोलिक इनके समान अधिकार कर दिए गए, जो पहले जो है कैथोलिक के थे। इसके साथ पादरियों को एक शपथ भी लेनी होती थी। किसकी? संविधान की शपथ लेनी पड़ेगी। संविधान की शपथ लेनी होगी। अगर वो संविधान की शपथ ना लेंगे तो न या तो भाई उनको जो है देश छोड़कर जाना पड़ेगा या उन्हें बाहर काट दिया जाएगा। और प्रोटेस्टेंट वाले इन्हें समान नागरिक अधिकार दिए गए। प्रशासन के क्षेत्र में भी कई सुधार किए गए। सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट सुधार था फ्रांस के अंदर ये किया गया
कि न्याय प्रणाली में जो पद बेचा करते और रिश्वत लिया करते, वो खत्म कर देगी। अब पद बेचना बंद, और जो है कि जूरी सिस्टम, और वो भी योग्यता के आधार पर एक परीक्षा लेकर जो है जजों की नियुक्ति करने का प्रचलन होगा, उनको वेतन देने लगे, सरकार का नियंत्रण होगा। जूरी प्रणाली, एक आदमी का हाथ में सत्ता नहीं, वो नहीं छोड़ी, अपितु 3 बंदे 5 बंदे, जिस प्रकार से हमारे जो है सुप्रीम कोर्ट में जो 1 बेंच, सिंगल बेंच, डबल बेंच, 3 बेंच, 4 बेंच, इस प्रकार की जो बेंच है ना, एक से अधिक व्यक्ति, जूरी का सिस्टम जो है वहां क्रिएट किया गया। सभी लोगों के लिए एक सम्मान कानून बनाए गए, ये नहीं कि एक सामंत जो है अगर पहला उन खातर कुछ है, एक पादरी के लिए कुछ और आम आदमी के लिए कुछ है, जो पहले था। अब जो है सभी के लिए एक सम्मान कानून बनाए गए। फ्रांस की सेना का पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया, इससे पहले सामंतों की सेना आया करती। राष्ट्रीयकरण किया गया, राजा की अपनी सेना थी, ओरा की अलग सेना थी। इनको बटालियनों में जो बांटा गया, बटालियन बनाए गए अलग अलग। यहां भी सैनिक जो थे उनको पद योग्यता के आधार पर दिए गए, और उनको जो नकद वेतन देने का प्रावधान किया गया। नौसेना का पुनर्गठन करने की दिशा में प्रयास प्रारंभ हुए। 83 भागों में पूरे फ्रांस को प्रांतों में बांटा गया। प्रांतों को आगे कैंटनों, और कैंटनों को कम्यूनों, और कम्यूनों को गांव में बांट दिया गया। नए संविधान का निर्माण किया गया। अब ये जो संस्था थी राष्ट्रीय सभा, इसके सामने बहुत बड़ा क्वेश्चन था, भाई राजा का क्या करना। अब राजा का क्या करना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था, क्योंकि फ्रांस के अंदर सभी लोग इस पर निगाहें जमाए बैठे थे कि राजतंत्र क्या किया जाए, राजा क्या किया जाए, उसके परिवार का क्या हो। तो यहाँ कुछ सिस्टम क्रिएट किया गया। संविधान सभा, संविधान कहते हैं कि 3 सितंबर 1791 ईस्वी में संविधान बनकर तैयार हो गया, जिसे 14 सितंबर 1791 में शासक द्वारा मान्यता की दे दी गई। इसमें क्या क्या प्रावधान है। सबसे पहला प्रावधान राजा के लिए था। फ्रांस में कहते हैं कि निरंकुश राजतंत्र समाप्त कर दिया गया। निरंकुश राजतंत्र समाप्त कर दिया गया। अब फ्रांस का शासक नहीं, फ्रांस का नहीं, अपितु फ्रांस की जनता का शासक है। दैवीय अधिकार संपन्न शासक नहीं, अपितु जनता के द्वारा दिए गए अधिकार के तहत शासक बने बैठे हैं, बस। यानी जनता के द्वारा बनाया है, जनता चाहो तो हटा भी सके है। जो पहले कहा करते कि भाई जनता का शासक नहीं है, अपितु दैवीय अधिकारों के तहत शासक बना हुआ है। अब यहाँ फ्रांस का नहीं, अपितु फ्रांसीसियों का शासक कहा गया, और उसे मात्र 2000 सैनिक रखने की अथॉरिटी दी गई। उसे कानून बनाने से वंचित कर दिया। जो पहला कहा करता हो कि उसके मुख से निकली हुई बात ही कानून है। अब उसे आम बिल पर केवल हस्ताक्षर कर सकता था, रुकावट पैदा नहीं कर सकता था। एक मंत्रिमंडल बनाया गया। मंत्रिमंडल जो था वो शासक की सलाह के लिए एक मंत्रिमंडल बनाया गया। राजा बना सकता था, राजा चाहो तो लिखित में उनको आज्ञा भी दे सकता था। मंत्रियों को संविधान की शपथ लेनी होती थी। संविधान की शपथ लेनी इन मंत्रियों के लिए सबसे आवश्यक थी। यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की गई, जो विधानसभा थी ना, विधानसभा जो चुने हुए प्रतिनिधि थे, एक किस्म की संसद जो अलग थी, उसका कोई भी व्यक्ति राजा के मंत्रिमंडल में नहीं हो सकता। यानी दोनों मंत्रिमंडल में होंगे तो राजा फिर इनके ऊपर हैवी हो जाएगा। ये परंपरा थी, लोभ लालच का डर रहेगा। इसलिए जो इन्होंने सिस्टम किया कि राजा अलग और विधानसभा अलग, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि। बिल नॉमिनेशन का तो मतलब है नहीं कि नॉमिनेट कर दिया। न्यायालय, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। फ्रांस में कहते हैं कि स्वतंत्र न्याय प्रणाली को स्थापित किया गया, जूरी प्रणाली का विस्तार किया गया, और पेरिस में सर्वोच्च न्यायालय 27 नवंबर 1790 ईस्वी को स्थापित कर दिया गया। इसके साथ साथ हाई कोर्ट और निचले कोर्ट, ये सभी प्रकार के जो कोर्ट जो है स्थापित किए, नीचे से लेकर ऊपर तक। ऊपर सुप्रीम कोर्ट, नीचे हाई कोर्ट, फिर सेशन कोर्ट, फिर लोअर कोर्ट। इस प्रकार से जो है धीरे धीरे एक परंपरा जो पूरे के पूरे फ्रांस में कायम की गई। इससे पहले आपको ध्यान होगा कि जो भी पद होते थे न्याय के,
वो बेचे जाते थे, बोली लग गया करती। जो धनाढ़ लोग थे वो बोली ले लेते, उनका वेतन नहीं हुआ करता। इनका जब वेतन नहीं था तो अपनी मर्जी के अनुसार काम कराया करते ये लोग। बेटा अपनी मर्जी के अनुसार काम करते, और जो इन्हें रिश्वत लेने का अधिकार था, ये जो नजराने लिया करते, जुर्माने लाके लिया करते, अब वो सिस्टम खत्म कर दिया गया। अब सिस्टम कल ये रहा कि जो है संविधान के तहत जो है एक न्याय प्रणाली है, उसमें कानून है, लिखित कानून है, इनके आधार पर एक व्यक्ति शासन जो न्याय करेगा, और न्याय करता हुआ व्यक्ति जो है, 1 मिनट रुकियो भाई, गाड़ी आ गया है, आज लाइट नहीं है। तो न्याय करता हुआ जो व्यक्ति है, न्याय करता हुआ व्यक्ति क्या करेगा, वो संविधान को ध्यान में रखकर न्याय करेगा। इसके साथ साथ जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी, इन सब का वेतन डिसाइड कर दिया गया, चुनाव का सिस्टम कर दिया गया। ये चुनाव नहीं अपितु एक परीक्षा द्वारा ये व्यक्ति, योग्य व्यक्तियों का चुनाव होता था परीक्षा के माध्यम से। अब एक विधानमंडल, कहते विधानमंडल में पूरे के पूरे जो राज्य फ्रांस को 83 प्रांतों में बांटा गया, और जो है इसके जो विधानसभा जो बनाई गई उसमें 745 विधानसभा बनाई गई। जिस प्रकार में हमारा 543 है, ये 745 बनाई गई। और कहा कि फ्रांस का वह व्यक्ति जो 25 वर्ष की आयु का है, वह व्यक्ति 25 वर्ष की आयु का है और कम से कम 3 दिन का वेतन सरकार को देता है, मत देने का उसे राइट दिया गया। और ये भी तकरीबन जो है किसके आधार पर दिया गया, ये जो है मत दिया गया केवल मात्र मत का अधिकार पुरुषों को ज्यादा दिया गया। ये दोस्त था। अब कहते हैं कि भाई राष्ट्रीय सभा ने संविधान लागू कर दिया, इसका मूल्यांकन क्या रहा। ठीक है भाई, इसने अनेक कार्य किए, बहुत बढ़िया किया, इसने जो है कानून बनाए, काफी चीजें सिस्टमेटिक ढंग से काम कर दी, लेकिन जो अब भी काफी प्रॉब्लम्स रहेगी, अब भी काफी प्रॉब्लम रहेगी। ये 15 महीने तक जो है ये संविधान चला। अब जो है एक नए संविधान की डिमांड उठने लगी। अब जो है इसके बाद कार्य दिया गया नेशनल कन्वेंशन। ये संविधान सभा के बाद नेशनल कन्वेंशन का एक कार्य दिया गया। कहते कि संविधान जो है राष्ट्रीय संविधान सभा ने शुरुआती कार्य कर दिया और सत्ता जो है विधानसभा को हस्तांतरित कर दी। जब सत्ता संविधान सभा को हस्तांतरित कर दी तो संविधान सभा के सामने, क्योंकि देखो संविधान लागू कर दिया, उसके बाद बेटा अमेंडमेंट की बात आ गई। संविधान में अमेंडमेंट कर लो, या जो जनता के जो सुझाव हैं उनके आधार पर शासन आप स्थापित कर लो। नेशनल कन्वेंशन सत्ता में आई। इसके बाद 21 सितंबर 1792 को विधानसभा की अंतिम तथा नेशनल कन्वेंशन की पहली बैठक हुई। विधानसभा यानी जो संविधान सभा थी उसके बाद का सिस्टम। अब नेशनल कन्वेंशन जो है इस संस्था को 3 वर्ष के लिए चुना गया। 3 वर्ष के लिए चुना गया। कहते हैं नेशनल कन्वेंशन, इसको राष्ट्रीय सम्मेलन भी कह देते हैं। इसके 782 सदस्य। बेटा जैस्मिन प्लीज। जिसको फ्रांस में 21 वर्ष की आयु के पुरुष मतदाताओं द्वारा चुना गया था। अब इसके सामने बेटा अनेक कठिनाइयां थी। सबसे पहली कठिनाई क्या थी भाई? ठीक है संविधान तो हो गया, अब करा के अगले सिस्टम क्या आजमाए। सबसे पहली समस्या थी, मुख्य समस्या, भाई फ्रांस का लुई 16वां उसका क्या करा, उसका क्या किया जाए। अब उसके सामने जो इसके लिए क्या किया जाए ताकि जो परिणाम जो फ्रांस के सामने हित में हो, फ्रांस के भाई उसका हत्या कर दिया, उसी देश निकाला दे दिया, या जिस प्रकार इंग्लैंड में शासन तंत्र चला हुआ उस प्रकार का शासन तंत्र चला दिया। हम करा क्या? एक समस्या। दूसरा, फ्रांस में शांति और सुरक्षा कौन सी? भाई जिनके अधिकार छीनने जाएंगे। जैस्मिन बेटा प्लीज मान जाओ ना, आप पापा को चाबी दे दो। हाँ दियो बेटा, हाँ पापा को दे दो, दे बेटा, मत करो प्लीज। आज हमारे यहाँ लाइट नहीं है, कल की या परसों की। गली में बैठे हैं इसमें। मनु पर लेना, इससे चाबी लेना भाई। तो बेटा जिनके अधिकार छीन ले गए,
वो अधिकार छीनने गए उन लोगों को क्या करें, जिनके अधिकार छीने गए वो लोग भी तो कुछ करेंगे। वो जो है एक बड़ा इनके सामने प्रश्न था। तीसरा जो है, जब क्रांति हुई ना, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता का नारा जो दिया गया, एक तो ये ऑस्ट्रिया हंगरी की राजकुमारी थी या मेरी अंतोनेट। दूसरी बात है, राजतंत्र को समाप्त किया गया था। राजतंत्र को समाप्त करके गणतंत्र स्थापित किया गया। राजा ने थोड़े बहुत अधिकार दे दिए, उसका अधिकार छीन लिया, आम आदमी बना दिया। तो विदेशी जो शासक ताकतें थी उनने भी जो है इसके ऊपर युद्ध छेड़ दिया। फ्रांस में जो है इस नेशनल कन्वेंशन के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए, उपलब्धियां क्या रही। सबसे पहले कहते बेटा इन गणतंत्र की स्थापना व शासक के भविष्य का निर्णय ले लिया। इन्होंने यहां गणतंत्र ही स्थापित नहीं किया, अपितु राजा का भी जो है उसको भी गिलोटिन की भेंट चढ़ा दिया। ये सारा ड्रामा होया कैसे, कहते कि यहां जो है जब इनके अधिकार छीने गए और लुई 16 के पास जो ये भेज दिया गया, संभाल भाई ये लिखित में चीज भेज देगी, तो लुई 16वां जिसके अधिकार छीने गए और जिन लोगों के अधिकार छीने गए थे, कहते उन लोगों ने आपस में जो वार्तालाप और उन, हालांकि लुई जो है कैद में था, लुई जो है कैद में था, तुइलरी महल में बंदी था, लेकिन कहते हैं कि वो जो है अभी भी टच मत रहेगा। किन का टच में, जो अधिकार जिनको दे रखे थे इसके जो कुलीन तंत्र के लोग थे, भाई जिसके अधिकार छीनेंगे सीधी बात झटपटा होगा, तो कुलीन तंत्र के लोगों के साथ अभी भी ये उनके साथ जो पत्र व्यवहार कर रहा था, ये भी चाहता था कि दोबारा शासन सत्ता मेरे हाथ में रहे, इसका हाथ में ना रहे। नेशनल कन्वेंशन की पहली सभा हुई तो दांते ने प्रस्ताव रखा, दांते जो था उसने प्रस्ताव रखा कि फ्रांस में सभी की जीवन में संपत्ति की सुरक्षा का भार लेना चाहिए। गणतंत्र की स्थापना के बाद बात आई और ये कहा दांते ने कि भाई जिसकी भी संपत्ति है ना उनकी सुरक्षा का भार लेना चाहिए। ये नेशनल कन्वेंशन ने, वह प्रत्येक व्यक्ति जो राजतंत्र व जनता की प्रभुसत्ता के अपहरण के प्रयासों की निंदा करता है, उसका क्या करा, उसे देशद्रोही माना जाए। जो भी कुल मिला के एक बात कह सका भाई, जो क्रांति के विरोध में जाता है ना और जो संविधान तंत्र जो लागू होने लग रहा है उसके खिलाफ जावे है, खिलाफ कार्रवाई करे है या खिलाफ जावे है, उसको देशद्रोही माना जाए। अब क्या हुआ, कहते कि विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से एक निर्णय लिया गया कि राजतंत्र को समाप्त कर दिया जाए। और इस बात का जो पत्र जो था ना वो जो है नागरिक अधिकारों का और जो है फ्रांस में राजतंत्र समाप्ति का पत्र लुई के पास भेज दिया गया। परिणाम, अब जो है लुई के झटपटाहट होने लगी। अब जो है गणतंत्र की यहां स्थापना होगी। फ्रांसीसियों के लिए 21 सितंबर 1792 का दिन वास्तव में महत्वपूर्ण था, परंतु इसके पश्चात गणतंत्र की यहां गणतंत्र स्थापित हो गया। 21 सितंबर 1792 गणतंत्र स्थापित हो गया। अब इसके बाद यहां झटपटाहट शुरू होगी। अब हाँ बेटा बोल, ओके 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 जाओ पापा के लिए पानी लेके जाओ, भागो। अब लुई 16वें पर मुकदमा चलाया गया। किस बात के लिए बेटा, लुई 16वां के यहाँ से कुछ पत्र मिले, झटपटाहट होगी। इसने जो है एक षड्यंत्र प्रारंभ कर दिया कि कैसे दोबारा अपनी सत्ता कायम की जाए। यहां से पत्र प्राप्त हुए। अब जब पत्र प्राप्त हो गए, पहला इन्हें सख्त तो था, ये देखो सख्त तो हो भी गा। मैं फिर कहता हूं आपको, जिन लोगों के जो राजा था, जो कुलीन तंत्र के लोग थे, जिनके अधिकार थे आराम से बैठा करते जेल में ही, जिनके अधिकार थे जो सामंत थे बड़े बड़े, जिनके अंदर मजदूर काम कराया करते वो बराबर में बैठेंगे।
तो इन झपटार तो इनको होने लगी। यही मानवता का जो सबसे बड़ा कलंक है। 1 अक्टूबर को उसके महल से पत्र मिले, उसके बारे में एक 24 सदस्यीय कमेटी बनाएगी और 24 सदस्यीय जो कमेटी थी उसने सारे तथ्यों की जांच की और ये पाया कि राजा ने देशद्रोह किया, गणतंत्र के खिलाफ गया है, इस क्रांति के खिलाफ गया है राजा। परिणाम 6 नवंबर को राजा को देशद्रोही घोषित कर दिया और 3 आरोप उसके ऊपर थे जो क्लियर होगी। नंबर 1, उसने प्रवासियों का साथ दिया। प्रवासी का मतलब बेटा विदेशियों का साथ दिया, जो एक ग्रुप बन गया था बाहर का और ग्रुप जो है इसके क्रांति के विपक्ष में था वो। दूसरा, इसने राजा को कहा गया कि संविधान के प्रति वफादारी नहीं दिखाएगी। तीसरा, ऑस्ट्रिया और पर्सा के विरुद्ध युद्ध में विदेशी ऑस्ट्रिया और पर्सा, अब ऑस्ट्रिया कौन था तो आपने बेरा कि मेरी अंतने तो उड़ेगी थी, ऑस्ट्रिया ने युद्ध छेड़ दिया, पर्सा उसके लाग लिया और फ्रांस उसके साथ युद्ध में उड़ जाए है। और जो लुई 16वां के ऊपर ये शक था और उसके ऊपर इल्जाम लगाया और उस बात साबित होगी कि लुई ने क्या कराया है, लुई ने विदेशियों का साथ दिया है, इस बात की बात आ गई। परिणाम ये हुआ कि 16 जनवरी 1793 ईस्वी को या जो नेशनल कन्वेंशन थी इसकी एक सभा बुलाई गई, जिसको हम राष्ट्रीय नेशनल कन्वेंशन या राष्ट्रीय सम्मेलन एक के बाद बेटा। इसमें एक सभा हुई, चुनाव, पहले तो विवाद बात हुई, सारी बातों के ऊपर प्रकाश डाला गया। इसके बाद वोटिंग हुई कि भाई राजा का क्या करा, राजा देशद्रोही पा गया है। कहते कि वोटिंग हुई और वोटिंग में 361 सदस्यों ने राजा को मृत्युदंड देने के लिए मत किया और 334 सदस्य इसके विरोध में थे। 334 सदस्य तो विरोध में थे। 26 सदस्य एक थे जो 361 सदस्य बचाव थे, इब्बे दे दो दंड, इब्बे मार दो इसमें राजा ने। और दूसरे 26 सदस्य ऐसे थे जिन्होंने राजा को मृत्युदंड देने की तो बात वोटिंग करे, उन्होंने कहते रुक जाओ, झटका मारियो थोड़ा, इन्हें थोड़ा रुक के मारना। 53 मतों से राजा को फांसी देने का निर्णय किया गया। अब राजा के पास आदेश की कॉपी भेज दी, राजा के पास कहते हैं आदेश की कॉपी भेज दी गई और फांसी की तिथि जो है 21 जनवरी निश्चित की गई। ये थोड़ा घटनाक्रम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यहां बेटा एक गिलोतीन आती है। गिलोतीन एक ऐसी मशीन जो गर्दन काटी जाती है, फिल्मों में आपने देखा होगा, जो हाथ बांध दिए और उसको झुका दिया और जो है वो तो एक जलाद खड़ा हो, जलाद जो उसका फरसा मारा काट देगा, इस प्रकार के आप देखते हो। यहाँ क्या था, आपने फिल्मों में एक और देखा होगा कि जो आदमी बांध दिया और ऊपर से एक मशीन सी घेर दे उठा के, बड़ा भारी हर चीज मतलब जो, और उसकी गर्दन काट देगा, उसको गिलोतीन बोलते थे यहाँ। गिलोतीन, अब राजा के पास जो आदेश पहुंच गया। अब कहते 20 जनवरी का एक वाक्य बताते हैं कि रात के समय राजा परिवार के सदस्यों के साथ खाना खाकर बातें करता है और 11 बजे सोए है। सुबह नेशनल गार्ड के सेनापति ने उसे 10 बजे उठाया था। 10 बजे क्रांति स्थल पर गिलोतीन का पास ले आया। जो मशीन थी ना, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, सब ताकत सैनिक खड़े हैं और पीछे जनता खड़ी की भीड़ खड़ी है और राजा के हाथ बांध रखे हैं। अब जो है लुई 16 के हाथ बंधे हुए, अरे वो कहते कांपते होठों से कहता है कि मैं निर्दोष हूं। 10:18 पर राजा को यहां ले आएगा तो राजा कहता मैं निर्दोष हूं और कांपते होठों से कहता है, राजा सज्जन वृंद, मैं निर्दोष हूं, मुझ पर लगाए दोष झूठे हैं, मेरा रक्त फ्रांस की जनता के लिए कल्याणकारी हो। लेकिन जनता जो है शोर शराबा कर रही हो, किसी ने सुनाई देता, वहां दूर दराज जनता को नहीं सुनाई देता। उसके मुख से कहते कि आखिरी लफ्ज जो निकलता है वो कहता है, राष्ट्र चिरंजीवी, लॉन्ग लिव द नेशन। 10:20 पे इसको फांसी पे चढ़ा दी। अब भीड़ जो है, भीड़ में जनता ने क्या कहा, लॉन्ग लिव द रिपब्लिक और लॉन्ग लिव द लिबर्टी, गणतंत्र की जय
गणतंत्र की जय कहते हुए गणतंत्र जो है चिरंजीवी हो, और जो है जो स्वतंत्रता लिबर्टी वो चिरंजीवी हो, इस बात की जो है। अब राजा की हत्या कर देगी, इसका परिणाम क्या निकला, इसके जो है इसके बारे में हुआ क्या। इसके बाद बेटा वहां कुछ सिस्टम क्रिएट हुआ। राजतंत्र समर्थक क्रांति विरोधी जो लोग थे ना, उनका संरक्षक नहीं रहा। अब उन्होंने क्रांति को विफल करने के लिए उन्होंने प्रयत्न प्रारंभ कर दिए, और तेजी से प्रयत्न प्रारंभ कर दिए। दूसरा जो है, फ्रांस में गणतंत्र के लिए लोग खतरा थे, लेकिन शासक का जाने के बाद गणतंत्र का खतरा खत्म हो गया। विदेशियों के साथ युद्ध प्रारंभ हो गया। तो अब क्या किया जाए। अब फ्रांस में जो क्रांति विरोधी लोग थे उनके लिए, उनको दफन करने के लिए, उनको दमन करने के लिए फ्रांस में आतंक का राज्य कायम किया गया। फ्रांस में आतंक का राज्य, जो भी क्रांति विरोधी था उन सभी को पकड़ा गया, उन सभी को जो है गिलोटिन की भेंट चढ़ा दिया गया। ब्रिटेन जो पहले क्रांति का बहुत बड़ा पक्षधर था, अब जो है क्रांति का विपक्ष हो गया। फ्रांस में विद्रोह हुआ। जब फ्रांस में विद्रोह हुआ तो बेटा फ्रांस के विद्रोह का रिजल्ट ये निकला कि जो है बड़ी मात्रा में इन लोगों को, जो है क्रांति विरोधी लोगों को पकड़ कर जो है जेलों में डाल दिया, और उसके बाद गिलोटिन की भेंट चढ़ा दिया। शिक्षा संबंधी अनेक सुधार किए गए। इसके बाद इसके द्वारा प्रशासनिक एकीकरण किया गया, और जो है सभी को समानता के अधिकार दिए गए। नया कैलेंडर फ्रांस में लागू किया गया। 14 जुलाई का दिन जो है राष्ट्रीय अवकाश का दिन घोषित किया गया। इसके बाद धर्म संबंधी नीति जो स्पष्ट होकर कि जो कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ की पूजा कर सकता है, वो चाहे तो कैथोलिक को माने, वो चाहे तो प्रोटेस्टेंट को माने। तो इस प्रकार की जो बातें, जो सारी बातें थी, वो सभी बातें जो हैं उसके द्वारा कही गई। अब कहते कि धर्म को राजनीति से अलग कर दिया गया। नई माप तोल प्रणाली पूरे के पूरे फ्रांस के अंदर एक प्रकार की माप तोल प्रणाली लागू की गई। 10 के गुणज के आधार पर मीटर, लीटर, किलोग्राम, टन, ये सभी सिस्टम यहाँ किए गए। न्याय प्रणाली में सुधार किया गया। जो वही जो मैंने आपको पहले बताया था वो पहले हो गया था, इसमें और थोड़े फालतू सुधार कर दिए गए। आम लोगों को सभी को जो समानता का अधिकार देगा। पिता की संपत्ति पुत्र और पुत्रियों बराबर बांटे जाने की बात हुई। तलाक के कानून, विवाह और तलाक के कानून जो है सिंपल बनाए गए। और जो है फ्रांस जो था, यहाँ जो ऋण न चुकाने वाले जो किसान होया करते उनको बंदी न बनाने का प्रावधान किया गया। ज्यूरी प्रणाली लागू की गई। वेतन दिया गया। जजों का चुनाव जो है परीक्षा के आधार पर किया गया। ये सारी बातें जो है फ्रांस के अंदर, हाँ बोलो, के अंदर की गई। आज आपने वो सेंड कर लिया, ठीक है, ओके। अब क्या हुआ बेटा, इसके बाद जो है फ्रांस के खिलाफ एक जो है गुट बन गया। राजा की हत्या के बाद फ्रांस के खिलाफ जो है गुट बन गया। फ्रांस के पड़ोसी देश ब्रिटेन ने गुट बनाया था। इसके बाद ऑस्ट्रिया, प्रसा, स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, सार्डिनिया, ये सारे देश इकट्ठे हो गए। और इस गुट की जिम्मेदारी किसने ली? इस गुट की जो खर्चे की जिम्मेदारी भी फ्रांस उठा रहा है कि मैं उठाऊंगा, सॉरी इंग्लैंड उठाया। अब जो है बहाना कौन सा? बहाना का था, जैस्मिन क्यों कह रहे हो आप? बहाना था कि लुई 16वें की हत्या कर दी। इनको सबसे पहला भय पता क्या था? ये भय था कि फ्रांस के अंदर राजतंत्र स्थापित हो गया है। इन राजाओं को ये भय सताने लगा कि कहीं फ्रांस की देखा देखी सारे देश में भी राजतंत्र स्थापित ना हो जाए। तो क्या करा, इस क्रांति को ही दफन कर दो, इन लोगों को ही दफन कर दो, और फ्रांस की क्रांति के बाद दोबारा से राजतंत्र स्थापित करो। जो लुई 16वें के जो वंशज बचे उनको वो सत्ता स्थापित की जाए। परिणाम ये हुआ, युद्ध शुरू हो गया। फ्रांस व हॉलैंड के विरुद्ध युद्ध 1 फरवरी 1793 को हुआ। धीरे धीरे इस गुट में सारे लोग शामिल हो गए। फ्रांस को चारों तरफ से घेर लिया गया। अब फ्रांस के सामने बड़ी कठिनाई होगी। फ्रांस ने क्या करा? फ्रांस ने इसको अपने, फ्रांस की जनता ने अपने राष्ट्र के ऊपर अटैक मान लिया। इस चीज को भाई हमारा देश पर अटैक कर दिया।
फ्रांस ने अपने राष्ट्र के ऊपर अटैक माना और क्रांति को विफल करने का प्रयास, तो सारी फ्रांस की जनता इकट्ठी होगी। सबसे पहले बेटा रक्षात्मक युद्ध नीति अपनाई गई, रक्षात्मक नीति अपनाएगी। सबसे पहले कहते 24 फरवरी 1793 को 3 लाख सैनिकों की नई भर्ती की गई। इसके बाद धीरे धीरे 1793 के अंत तक 7,70,000 सैनिकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका था। कुल मिलाकर हम ये कह सका बेटा, फ्रांस की पूरी जनता इकट्ठी होगी और यहीं से नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होता है। नेपोलियन बोनापार्ट के नेतृत्व में और फ्रांस की जनता के संपूर्ण सहयोग, और ये मान लेना कि फ्रांस के ऊपर का जो अटैक है पूरी जनता के इकट्ठा होने से युद्ध का पासा पलट गया। और युद्ध का पासा क्या पलटा, देखते देखते जो है इस पूरे के पूरे संगठन को पराजित कर दिया गया। धीरे धीरे कदे तो परसा एक साइड हो गया, किते जो है रूस एक साइड हो गया, किते दूसरा देश एक हो गया, और सारे देश देखते देखते फ्रांस के साथ छिन्न भिन्न होकर एक साइड भाग गए। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति के बाद ये राष्ट्रीय सभा और राष्ट्रीय सम्मेलन, या हम ये कहें कि क्रांतिकारियों के द्वारा जो कार्य किए गए, यहाँ लुइसो और मेरी अंतोनेट को फांसी दे दिया गया, तो उसके बाद इनको सबको गिलोटिन की भेंट चढ़ा दिया गया। क्रांति विरोधी लोगों का जो है सख्ती से दमन कर दिया गया। फ्रांस में एक प्रकार के जो है नागरिक कानून जो बनाए गए, फ्रांस के अंदर एक प्रकार के अधिकार संपन्न लोगों को समाप्त करके सभी को एक समान अधिकार दिए गए, और ये प्रयत्न किया गया कि फ्रांस 9 नए गणतंत्रवादी लोगों का, देशों का, नागरिकों का समर्थन करेगा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के नारे को विश्व विख्यात बनाएगा। फ्रांस की क्रांति विश्व इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतियों में से एक रही है। इसी क्रांति के बाद विश्व में राजतंत्र के लिए खतरा महसूस हुआ, और इन राजतंत्रवादियों ने आगे चलकर अनेक प्रकार के सुधार करने प्रारंभ कर दिए। फ्रांस की क्रांति का बहुत बड़ा प्रभाव ये रहा कि फ्रांस के अंदर जो है, फ्रांस क्या यूरोप भविष्य में युद्धों में उलझ गया। तो बेटा यहाँ तक कर लोगे?